रागों और सुरों की समझ रखने वाला कोई इंसान हो या फिर संगीत का कोई आम सदाई, अगर वो तन्हा बैठकर लता मंगेशकर का सीमा फिल्म में गाया भजन मनमोहना बड़े झूठे सुन ले, तो उसके मन में ये जानने की ख्वाहिश जरूर पैदा होगी कि आखिर इतनी पेचदार तानों को इतनी सहजता से कैसे गाया जा सकता है। हल्के फुल्के संगीत को पसंद करने वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई गायक बिना लटक झटक दिखाए रागों की माला इतनी खूबसूरती से सुरों में कैसे पिरो सकता है। ये लता मंगेशकर ही थी जिन्हें अपनी काबिलियत की नुमाइश करने की जरूरत नहीं होती थी। वो शास्त्रीय रागों पर आधारित पेचीदा से पेचीदा संगीत की धुनों को बड़ी सहजता से अपने सुरों में ढाल लेती थी। लता मंगेशकर अब 95 बरस की हो गई है। मैं जानबूझकर उनके लिए ये जुमला इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि लता जी भले ही इस दुनिया से विदा हो चुकी हैं, लेकिन हम उस महान गायिका को यूं ही अपनी यादों से ओझल नहीं होने दे सकते। आप सुर साम्राज्ञी लता का नाम लीजिए तो उनकी उपलब्धियों का बेहिसाब विस्तार याद आता है। अगर हम संगीत के कुछ जुनूनी मुरीदों और जानकारों को छोड़ दें तो किसी आम इंसान को लता मंगेशकर की उपलब्धियों को समझने के लिए एक थीसिस की जरूरत होगी। वैसे तो उनके सुर, तान, आलाप और संगीत के बारे में लगभग सब कुछ लिखा जा चुका है, मगर शास्त्रीय गायन के उनके हुनर, उनकी दक्षता पर उतना जोर नहीं दिया गया है। जबकि लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक्टिंग के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले शास्त्रीय संगीत की गायिका बनने की ही कोशिश की थी। उम्र के साथ जब शास्त्रीय संगीत के सुर, लय, ताल और तान को लेकर आपकी समझ बढ़ती है, अगर आप तब लता मंगेशकर के गाने दोबारा सुने तो उनकी आवाज़ के जादू पर और भी मंत्रमुग्ध होते जाते हैं। इसकी वजह से संगीत के शौकीनों को लता की आवाज़ के जादू के दूसरे पहलुओं को तलाशने, उनको समझने और उनके सुरों की गहराइयों को नए सिरे से महसूस करने की प्रेरणा देते हैं। इससे संगीत का आनंद लेने का तजुर्बा और भी बेहतर होता है। लेकिन सवाल ये है कि लता को आज़ाद भारत की सबसे सम्मानित गायिका और देश के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक क्यों माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आवाज़ में एक ऐसी अनूठी खूबी है जो सरहदों से परे जाकर दक्षिण एशिया के लोगों को एक सुर में पिरोती है। और यही वजह है कि 8 दशक लंबे अपने करियर में भारत के संगीत उद्योग को अतुलनीय योगदान देने की वजह से उन्हें सुरों की महारानी, भारत की स्वर कोकिला और सदी की सबसे सुरीली आवाज़ की मलिका जैसी उपाधियों से नवाजा गया। अपने शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर ने पश्चिमी संगीत के सभी 4 सप्तकों में गाया, फिर चाहे वे मंद हो, मध्यम हो या फिर उच्च स्वर। गाने के अलग अलग हिस्सों में उनके गाए सप्तक अलग ही एहसास कराते हैं। जैसे कि नूरी फिल्म के गाने चोरी चोरी कोई आए में दिल से उठने वाले मंद सुर, पाकीजा फिल्म के गाने चलते चलते में, या अन्नदाता फिल्म के गीत रातों के साए घने में मध्यम सप्तक का उभार, और चोरी चोरी फिल्म के गाने रसिक बलमा दिल क्यों लगाया तोसे में जहन पर गहरा असर डालने वाला उच्च सप्तक। बहुत से सुरीले गानों में लता ने अपनी कुदरती या शुद्ध बदली हुई या कोमल या फिर ज़रूरत के मुताबिक तीव्र तान का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। ये उनके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबक से वाकिफ होने का असर है। ये सच है कि संगीत की धुनों का श्रेय उसको तैयार करने वालों को जाता है, जैसे कि एस.डी. बर्मन, नौशाद, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन या फिर आर.डी. बर्मन। लेकिन अगर उन धुनों की अदायगी लता मंगेशकर ने अपने सुरों में उसी उतार चढ़ाव के साथ न की होती, उनके साथ सुरीला इंसाफ न किया होता, तो शायद उन पर ऐसे पेचदार रागों वाले गीत गाने का भरोसा न किया जाता। राग रागिनी के ये पेंच और खम आमतौर पर विदुषी, किशोरी, अमोनकर जैसे विशुद्ध शास्त्रीय गायन गाने वालों के कौशल में ही दिखाई देता है। हिंदुस्तानी रागों पर आधारित किसी खास गीत की धुनें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटी होती है, आलाप और स्थाई। लेकिन लता मंगेशकर के गाए गीतों की ऐसी कई मिसालें हैं जो शास्त्रीय बंदिशों का हिस्सा बन गई है। मिसाल के तौर पर सौतेला भाई फिल्म का गीत जा मैं तो से नहीं बोलूं, या फिर दस्तक फिल्म का गाना बैया न धरो। गायिका शुभा मुद्गल ने बताया, लता जी तो ऐसी मुकम्मल कलाकार थी, वो कुछ भी गा सकती थी, फिर चाहे वो किसी राग पर आधारित गज़ल हो
या पैंचदार तराना वो कुछ भी गा सकती थी। कुछ साल पहले लता जी जैसी ही प्रतिभाशाली गायिका उनकी बहन आशा भोसले ने बताया था कि मंगेशकर परिवार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रति पूरी तरह समर्पित है, इसलिए उनके परिवार के सदस्य ठीक उसी तरह रोजाना गाने का रियाज करते हैं जैसे किसी और हिंदुस्तानी संगीत घराने के जाने माने गायक करते हैं। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर गोवा मराठी थिएटर के जाने माने कलाकार थे। पंडित दीनानाथ वैसे तो मुख्य रूप से नाट्य संगीत के संगीतकार थे, लेकिन वो खुद भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पक्के गायक थे। लता मंगेशकर उनकी सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए उन्हें भी शास्त्रीय गायिका बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना पड़ा। हालात के इस मोड़ ने हम सबको उनकी कला का आनंद उठाने का मौका दिया, जिसके लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिल्मी संगीत की हल्की फुल्की धुनों ने लता मंगेशकर के शास्त्रीय अंदाज को फीका भले ही कर दिया हो, लेकिन नियमित रूप से रियाज करने की वजह से लता ने जब भी शास्त्रीय रागों वाले गीत गाए तो उन्होंने उन गीतों के साथ पूरा इंसाफ किया। लता मंगेशकर के बारे में गज़ल गायिका राधिका चोपड़ा ने बताया था, उनको बयान करने के लिए तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ काफ़ी है, संस्थान। वो कहती है, लता मंगेशकर अपने आप में संगीत का एक घराना है जिसका अनुसरण हल्के फुल्के संगीत के हर कलाकार को उसी तरह करना चाहिए जिस तरह मैं करती हूँ। भजन हो, गज़ल हो, रागों पर आधारित गीत हो, हल्की फुल्की धुनों पर आधारित चुहल भरे गाने हो या फिर दुख की गहराई में डूबे गीत। लता जी ने जिस तरह अलग अलग गीतों को उनके मिजाज के हिसाब से पहले से लेकर आखिरी पंक्ति तक अपने सुरों की नेमत बख्शी है, उनसे आने वाली तमाम पीढ़ियों को सीख मिलती रहेगी। वो धुनों के बारीक से बारीक उतार चढ़ाव को जिस तरह खुले गले और बड़ी सहजता के साथ सुरों के मिजाज के मुताबिक अदा किया करती थी, उनकी नकल तो आने वाली न जाने कितनी नस्लें करती रहेंगी। कई बरस पहले जब एक बार पंडित जसराज से उनकी उस वक्त की पड़ोसन के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम जैसे शास्त्रीय संगीत के गायक जिन्हें रागों को 45 से 55 मिनट में अपने सुरों में साधने की कोशिश करते हैं, वही काम वो अपने 4 मिनट के गाने में करके दिखा देती है। पंडित जसराज संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने शास्त्रीय और दूसरे तरह के भक्ति संगीत को अमर बना दिया है। जब उनके जैसे महान कलाकार लता मंगेशकर के बारे में ऐसी बातें करें तो जाहिर है लता मंगेशकर के लिए इससे बढ़कर और क्या तारीफ होगी। शास्त्रीय संगीत के लिए एक और महान गायक पंडित भीमसेन जोशी ने भी अपने इंटरव्यू में लता मंगेशकर के बारे में ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। पंडित भीमसेन जोशी ने कहा था, उन्होंने अपनी ज़बरदस्त आवाज़ के जादू से बेशुमार गानों को अमर बना दिया। हम अगर ऐसे गानों की फहरिस्त बनाने बैठें तो भी काम अधूरा ही रह जाएगा। लता मंगेशकर और संगीत दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, फिर चाहे वो किसी तरह का संगीत हो। शास्त्रीय संगीत के बहुत से गायकों और वादकों ने उनसे प्रेरणा ली है, फिर चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग। उनमें से कुछ नाम तो कौशिकी चक्रवर्ती, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, संजीव अभयंकर जैसे मशहूर कलाकारों के भी हैं। पंडित जसराज का परिवार मंगेशकर परिवार का बेहद करीबी रहा है। उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने लता मंगेशकर की एक और खूबी बताई जिससे शायद उनके मुरीद वाकिफ न हो। दुर्गा जसराज ने बताया था, लता मंगेशकर को फोटोग्राफी इतनी पसंद थी कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका तक सफ़र कर आती थी। वो अपने घर में भी हमेशा तस्वीरें खींचती रहती थी। सुबह अपना रियाज करने के बाद उन्हें जब भी वक्त मिलता तो वो अपने कैमरे का ट्राइपॉड या फिर उसके लेंस दुरुस्त करने में लग जाती थी। पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज लता मंगेशकर से जुड़ी एक और चर्चित घटना को याद करते हुए बताया था, जिसकी वजह से खुद दुर्गा भी मिथकों के सुनहरे इतिहास का एक हिस्सा बन गई। उन्होंने बताया था, एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंबई आई थी तो भयंकर गर्मियों के दिन थे। लोगों को पता चल गया था कि इंदिरा गांधी मुंबई में हैं, तो जिन इलाकों से भी उनकी गाड़ियों का काफिला गुजरता था वह सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। उस दिन लता मंगेशकर भी अपनी बालकनी में ट्राइपॉड और कैमरा लेकर बैठ गई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला पेड्डो रोड पर प्रभु कुंज लता मंगेशकर के निवास के सामने पहुंचा तो दोनों मशहूर हस्तियों ने मुस्कुराकर
दूर से ही हाथ हिलाते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। उस दिन को याद करके तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तो सबको पता है कि लता मंगेशकर जी हीरों और अच्छे परफ्यूम की बहुत शौकीन थी। लता जी के चाहने वालों को उनकी तमाम खूबियों, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू की जानकारी होगी, लेकिन लता जी की ऐसी भी कई खूबियाँ और आदतें थी जिनके बारे में शायद उनके बड़े से बड़े प्रशंसक को भी जानकारी नहीं रही होगी। उन्हें क्रिकेट का भी ज़बरदस्त जुनून था और खेल की भी बहुत सी बारीकियां उन्हें पता थी। बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि उन्होंने लंदन में लॉर्ड्स के मैदान के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद रखा था ताकि जब भी वहाँ कोई बड़ा मैच हो तो वह वहाँ रहकर उसका आनंद उठा सके। लता मंगेशकर को क्रिकेट के मैच देखने का इस कदर जुनून था कि वो कोई भी मैच देखना नहीं छोड़ती थी, फिर चाहे वो भारत में हो रहा हो या दुनिया में कहीं और। लता जी की ये खूबियाँ उनके दिल में छिपे बच्चे की तमन्नाओं का इजहार थी। उनकी ये आदतें इस बात का भी सबूत हैं कि लता जी जिंदगी के इन तमाम पहलुओं से भी जुड़ी हुई थी जिन्हें हम आप वाबस्ता होते रहते हैं। वो इस मामले में कोई अपवाद या कोई अलग इंसान नहीं थी। वैसे तो लता मंगेशकर की पहचान सिर्फ और सिर्फ संगीत बना क्योंकि वो ऊपर वाले की खास रचना थी जिनके गले में सुरों का जादू बसता था। अपनी कला में प्रवीण ऐसी महान हस्ती की काबिलियत और उनकी उपलब्धियों के बारे में दुनिया के महान लेखकों और संगीत के आलोचकों ने वो सब कुछ लिख डाला है जो लिखा जा सकता था या लिखा जाना चाहिए था। इसमें कुछ और जोड़ना बाकी नहीं रहा। लता के गाए कुछ मुश्किल गानों को सुनते हुए बस यही एहसास होता है कि ऐसी महान हस्तियां कभी मरती नहीं, वो अमर हो जाती हैं।